राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन विजय के दौरान इन्हें गंभीर रूप से घायल होना पड़ा था। उन्होंने एक कप्तान के रूप में द्रास सेक्टर में एक दुश्मन चौकी पर भी कब्जा किया था। मेजर बने तो कश्मीर के बारामूला जिले में 22 आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। I think we should give this hero a standing ovation. With a standing ovation, please welcome on stage Lieutenant General Rajendra Ram Rao Nimborkar. Good afternoon, sir, and a very, 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 very warm welcome to you. आपसे बात करेंगे जयदीप कार्निक जी, जो हेड हैं अमरउजाला.com के। जयदीप, आप बहुत लकी हैं कि आप इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं। फिर एक बार नमस्कार लखनऊ। और गीतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस सत्र में बात करने का अवसर मिला है, क्योंकि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं सैनिक होता। सैनिक बनने की मेरी ख्वाहिश थी, अधूरी रह गई। तो जब मुझे बताया गया निंभोरकर साहब से बात करनी है, तो मैंने कहा कुछ ख्वाहिशें मंच के माध्यम से भी बाहर आती हैं और आनी चाहिए। गीतिका ने मेरा एक और काम आसान किया, क्योंकि मैं सेना का सम्मान करता हूं और खुद एक सैनिक बनना चाहता था। अब कलम का सैनिक हूं, वैसे बंदूक का सैनिक भी बनना चाहता था। तो मुझे लगता है कि सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, हमारा जो सैनिक होता है उसका खड़े होकर सम्मान होना ही चाहिए। चूंकि हम खड़े होकर सम्मान कर चुके हैं और जिस विषय पर बात होगी उसका फिल्मांकन हुआ है, और फिल्मांकन हिंदुस्तान को बहुत प्रभावित करता है। फिल्म नहीं पता लगे तो बने तो हमें पता नहीं लगेगा बाजीराव कौन है। फिल्में नहीं होती तो हमें पता नहीं लगता शहरयार किस मयार के शायर थे। उसी तरीके से उड़ी ने हमको बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी। और उस सर्जिकल स्ट्राइक के नायक के से बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अरे यार, लग नहीं रहा है कि सेना का कोई यहां पर। अभी इनसे पूछूंगा तो इनकी आवाज जोर से निकलेगी। आखिरी बार ट्राई कर रहा हूं, हाउ इज द जोश? सर, राजेंद्र रामराव निंभोरकर जी, आपका अमर उजाला संवाद के मंच पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी आवाज पीछे से सुनाई देती? ओके। अमर उजाला के हिमांशु ने मुझे बुलाया, और हालांकि आज मेरा लेक्चर पुणे में था, तो मैंने सोचा यहाँ पे मेरा अमर उजाला से बहुत यंग ऑफिसर के समय बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं एक दरास में था, एक चोटी पर, जहाँ से 6 महीने के लिए कुछ नहीं आता था। फिर हर महीने के लिए राशन, ये सब लॉजिस्टिक्स आता था। और उस दिन वो लॉजिस्टिक पार्टी में ये अमर उजाला के 30 पेपर आते थे, और वो मैं जो फरवरी का फर्स्ट का मार्च में पढ़ता था, चेंज नहीं करता था। तो हमें जिंदा रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, पता करने के लिए अमर उजाला बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। जहां सैनिक पहुंचता है आखिरी चोटी पर, सरहद की आखिरी सीमा रेखा पर, उसका राशन पहुंचता है, वहां अमर उजाला भी पहुंचता है। और ये वादा और ये संबंध बरकरार रहेगा। सर बता रहे थे कि 1 साल से कोशिश हो रही है सर को लाने की, अमर उजाला के मंच पर बात करने की। वो लगातार व्यस्त रहे, बहुत सारे विदेशी दौरे रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिक न रुकता है न थकता है। देश की सेवा में बहुत विशेष रणनीतिक और कुछ गोपनीय कार्यों में भी वो संलग्न रहे, और इस वजह से वो व्यस्त रहे तो वो नहीं उपलब्ध हो पाए। लेकिन आज उपलब्ध हुए, और आज भी पुणे में इनका एक बहुत जरूरी लेक्चर था, उसको छोड़कर यहाँ आए। तो सर, सबसे पहले तो जिसकी फिल्म बन गई, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो गई, 16 सितंबर 2016 का समय था, हमारे उड़ी के जो कैंप था उस पर हमला हुआ था। 19 सैनिक शहीद हो गए, और बहुत देर न करते हुए 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात को वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसका फिल्मांकन हमने देखा। पर्दे पर हमने विक्की कौशल को देखा, हमने पर्दे के पीछे के उन सिपा सलारों को देखा, पूरी रणनीति बनाई। लेकिन सचमुच के हीरो जो उस रणनीति से जुड़े थे, उस रणनीति का अहम हिस्सा थे, वो हमारे साथ थे। मैं उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूं, उसके साथ ये जरूर बताना चाहूंगा कि कैसे शुभ संयोग, सुखद संयोग आते हैं। उड़ी के बाद ही बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 में, जो पुलवामा के जवाब में हुई थी। वो 26 फरवरी 2019 को हुई थी, और आज 26 फरवरी को ही इस मंच पर हम उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। एक संयोग है जो मेरे जहन में आया। 26 फरवरी 2019 को
बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बहरहाल सितंबर की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी 2016 की, सर जब उड़ी के उस कैंप पे हमला हुआ उसके बाद किस तरह का विचार था, और क्या सचमुच जिस तरह का फिल्मी के पर्दे पर दिखाया गया कि प्रधानमंत्री से लेकर एनएसए तक सब इन्वॉल्व हो गए, और फिल्म के पर्दे पर चीजें अलग होती है, जो रियल हीरोज होते हैं उनकी कहानी कुछ और होती है, तो आज हम रियल स्टोरी सुनना चाहेंगे। मैं इसके लिए मेरे को तकरीबन 10-1 मिनट का समय चाहिए होगा, और ये मोनोलॉग ही होगा क्योंकि एंकर मुझे नहीं पूछेगा बीच में। ओके। तो इसकी मैं थोड़ी पार्श्वभूमि बताना चाहता हूँ इसकी। उरी 16 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के 4 लश्करी तोयबा के आतंकवादियों ने हमारे उरी के बेस के ऊपर हमला कर दिया, और ये हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए और तकरीबन 38 जवान जो घायल हो गए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी आर्मी के लिए, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में थे, तो ऐसा है तो हमने सोचा था कि ये इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कोर कमांडर ने मेरे नीचे तकरीबन 2 लाख के आसपास ट्रूप्स थे, और 270 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल मेरे पास था। तो जब मैं गया था 2015 में, तब मेरे पास तकरीबन 12 कमांडो दस्ते थे, और हर एक को बोला था कि ये पता नहीं था ऐसे होने वाला है, बट तभी मैंने बोला था कि अगर हमको मौका मिले तो तब मत मुझे बताना कि हम तैयार नहीं है। ट्रेनिंग, सिलेक्शन, वेपन्स, इसके साथ तैयार रहना। तो तकरीबन हम तैयार थे। तो हमें 17 तारीख को बताया गया कि कुछ प्लान करो अंदर। तो मेरे दिमाग में आया कि प्लान तो हम दे देंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट क्या होगा। तो आपको पता है कि जैसे बॉम्बे अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके बाद में भी बोला कि हम छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को और इसका बदला जरूर लेंगे। इस बार भी ऐसे हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। और पहले क्या पाकिस्तान को इसकी आदत पड़ चुकी थी, और ज्यादा से ज्यादा, मैं हंसी मजाक में बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते थे, हम आपके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। उससे कोई बात नहीं बनती, तो इसको जरूर कुछ ना कुछ जवाब देना। और अभी दिल में लग रहा था कि कोई चांस मिलना चाहिए। अभी मैं 2 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा मौका अगर मिलेगा तो आपको जानकर एक खुशी होगी कि 21 तारीख को हमको बोला, मुझे फोन आया था, मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर थे, हम तीनों सीनियर ऑफिसर्स थे, तीनों को बात किया, तो बोलता आप शुरू करो। तो हम आश्चर्यचकित रह गए, शुरू क्या हमने जो प्लान किया वो करना है? बोलता हाँ करो। तो हम कब करना है? जल्दी से करो। तो ऐसे कामों के लिए क्या होता है कि 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो सरप्राइज, दुश्मन को आश्चर्यचकित करना। दूसरा, कंडक्ट कैसे करते हो उसके ऊपर निर्भर होता है। और तीसरा, समय, किस समय में करते हो। और समय की बहुत खासूसियत होती है, अहमियत होती है उसमें। तो 28-29 को हमने प्लान कर दिया। और 28-29 को क्यों प्लान कर दिया कि एक तो इतना टाइम चाहिए था हमको, 7-8, और अगर देखो 28 उस दिन आधी रात चंद्रमा की थी और आधी रात इसकी थी, अपनी डार्क नाइट, अमावस। तो हमारे लिए जो ट्रेन सोल्जर्स होते हैं उनके लिए एक जो बोलते हैं कि अमावस की रात है, वो एक अच्छी लगती है। अपने हिंदू धर्म में बोलते कि कोई काम अमावस की रात को नहीं करना चाहिए, अपशकुन होता है। तो हम बोलते हैं तो हमारे तो वो दोस्त है, अमावस दोस्त है, हमारे साथ रहेगी तो अच्छा हमारे फायदा हो जाएगा, इसलिए हमने उस रात चुना। दूसरा होता है किस समय करना है। तो आप सब जानते हैं कि आदमी सबसे ज्यादा कब गहरी नींद में कब होता है? सबसे ज्यादा गहरी नींद में। आप गेस कर सकते? एग्जैक्टली 2 से 4 सबसे ज्यादा गहरी नींद में 3 और 4 के बीच में, या 2 से 4 के बीच में। तो हमने सोचा कि इसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए। और तीसरी अहम बात हमारे लिए थी कि आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी में, सेना में, एयरफोर्स में हम एक्चुअल सेक्युलरिज्म करते हैं कि हर धर्म को इज्जत देते हैं। तो हमें पता था कि ये जो
टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, जिसके ऊपर हम हमला करने वाले पीओके के अंदर में, वो सब मुसलमान थे। तो उस दिन 29 तारीख को 29 तारीख को उनकी जो पहली नमाज होती है फजर की नमाज, वो 4 बजने के बाद 5 मिनट में थी। तो हमने जो कुछ कार्रवाई है उसके पहले होना चाहिए, तो हमने ये प्लान किया था। और तीसरी और अहम बात थी सरप्राइज। और सरप्राइज क्या था, इसके बारे में पूरी भारत में किसी को पता नहीं था। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर लेके हमारे तक, इवन हमारे जो जवान थे उनको भी पता नहीं था। उनको पता जाना है, कब जाना है पता नहीं था, किधर जाना है पता नहीं था। ये सब हमने सिलेक्ट करके रखा था। इसमें मुझे सब लोग बोलते हैं कि उरी में दिखाया कैसे है। उरी में दिखाया थोड़ा मसाला ऐड किया है वैसे, क्योंकि अगर वो जैसे हमने किया वैसे दिखाते तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती, और डॉक्यूमेंट्री को कोई देखता नहीं। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल वो एक क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री होती है, वो बताती होगी, वो आर्मी में अभिनेत्रियां वगैरह नहीं होती, हम अपना काम खुद करते हैं। तो टोक रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, सर की बिटिया भी आर्मी में ही है, बरेली में। सर के जमाई भी आर्मी में, इनके भाई भी आर्मी में। दूसरा ये था कि वो दिखाया कि गरुड़ एक पक्षी होता है, वो लाता है, वो नहीं, हमारे पास सब कुछ था, कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं था। और तीसरा जाता है कि वो जो हीरो होता है वो जाके बोलता है कि किसी अजगर है, किसी को ढूंढता है 2.5 घंटे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, वहां जाते हैं बिल्कुल हट करके एक्शन करना है। तो ये सब चीजें थी। और सरप्राइज ये था, उनको पता नहीं था। और भारत में मेरे ख्याल से सिर्फ 17 आदमी को था पता था, प्राइम मिनिस्टर से लेके मेरे तक, और बाकी किसी को इसके बारे में कैसे। मेरा जो नंबर 2 था, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मान लो हमारे फौज में होता है कि अगर कमांडर मर जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरा लेता है, और उसको पता होना चाहिए। तो मेरा जो नंबर 2 मेजर जनरल था उसको भी पता नहीं था। जब मैं ऑफिस में बैठा था, टीवी देख रहा था, कॉफी पी रहा था, वो दौड़ के आया, सर ये टीवी में दिखा रहा है कि ऐसे हुआ है अपने एरिया में, ये हुआ है क्या? तो मैंने कहा अगर टीवी में दिखाई दे रहा तो हो ही क्या होगा। तो ये कहने का भी इतना इतना सरप्राइज का फैक्टर था। और अहम बात थी, अभी कंडक्ट के ऊपर हम चलते हैं, कि कंडक्ट के लिए जो वेपन्स इक्विपमेंट ये सब चाहिए थे, ये हमें सब मिल गए 6 दिन के अंदर। बेस्ट ऑफ द राइफल्स, प्रोटेक्शन गियर, हेलमेट्स, नाइट विजन्स, गुड रेडियो सेट्स, ये सब दिए। और मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई सबसे अच्छा डिफेंस में मिला होगा तो मनोहर पार्रिकर। क्या बात, बहुत शानदार। तो इन्होंने ये सब हमको दिया, और उनका यही था कि जो ऐसे हम हिंदी मराठी में बोलते कि विजय भव, वो जीत के आ जाओ, दैट्स ऑल, दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज गिवन टू। बट इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज थी, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि हमारे पास फौज वही है, आदमी वही है, काम वही करना है, डिसीजन लेना। अगर बॉम्बे के अटैक के बाद में हम डिसीजन लेते तो शायद उसका भी नतीजा ही होता, और ये अटैक्स वगैरह नहीं होते। क्योंकि आपको पता है इसके बाद में कम अटैक हुए। तो ये है, तो कंडक्ट में आखिरी में क्या है कि हम जब जाते हैं तो उनको, जो 3 पार्टियां थी मेरी, हर एक के पास में तकरीबन 25 से 35 तक थे। हमें बोला था कि कम से कम ले जाओ 20 से 25, लेकिन आर्मी का एक उसूल है कि अगर अपना कोई जवान, अपना भाई शहीद हो जाता है या कोई जख्मी हो जाता है तो हम दुश्मन के एरिया में उसको छोड़ते नहीं है। तो उसको अगर लेना है तो 700, 800, 900 किलोमीटर लेना है तो 4 आदमी लेके जाएंगे तो 4 पार्टी लगेंगी, तो 7 चौक 28 हो जाता है, और बाकी 6-7 आदमी। तो मैंने अपना सरप्राइज खोने के बावजूद भी 35 आदमी लिए थे। तो वहां पे दोनों के बीच में ऐसे चौकियां होती है, हमारे सामने पाकिस्तान की चौकियां बीच में, तो उसमें एक सुरंग माइन लगी रहती है। अगर तुम उसके ऊपर स्टेप कर जाते हो और तुम्हारा पैर उड़ जाता है, आवाज होता है, तुम्हारे मिशन खत्म, तो वो तुम्हारा उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए हमने क्या किया था कि वो 100 मीटर क्रॉस करने के लिए हर एक पार्टी ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगाया। और वो माइन का क्या था, जैसे मैंने बोला है 2015 में बोला था, तैयारी कैसे की थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से बीच में ये बंदर आते हैं, बंदर चलते हैं, कोई खोते क्या बोलते, डोंकीज आते हैं। तो उसका देखा हमने, बेरिंग वगैरह लिया था,
और उसमें वो जो प्रिपरेशन के टाइम पे वायर दबा के रखा था, और वो 100 मीटर के लिए हमारी पार्टी, एक एक पार्टी कम से कम 1.5 से 2 घंटा ली, और वैसे गए। उसके बाद हम तकरीबन 3 बजे हर पार्टी पहुंच गए टारगेट के पास में। अब टारगेट में क्या है कि 3 या 4 सेंट्री होते हैं, 3 जगह पे 4 जगह पे, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास साइलेंसर वेपन, जिसको मारो, बट कितना भी साइलेंसर वेपन अब अगर मारोगे तो आवाज तो जरूर करता है। तो वी डिडंट वांट टू, हमें चांस लेने का हमने बोला नहीं करना इसे। तो दूसरा होता है कि हमें जो सिखाया जाता है कि धीरे से जाके उसकी गर्दन काटना, तो आवाज ही नहीं होगा। तो हमारे जितने भी 9 ग्रुप थे वो धीरे धीरे जाए। हमारे पास जो संगीन बैनेट्स थी वो दूसरी टाइप की होती है, वो नहीं, उससे गले काट दिए सबके और ओके ऑर्डर दे दिया। और हमने 10 मिनट सिर्फ, जैसे मैंने बोला कि टाइम नहीं होता है, 10 मिनट में पूरे के पूरे वेपन जो जितना एमिनेशन था वो उनके ऊपर गिरा दिया। और रात में शूटिंग भी किया उसका थर्मल कैमरास के साथ में। आया 12 मिनट में हम निकले, और जब वापस आते थे, जब भी कोई जो कहीं पे भी जाते हो, वापस आते समय बहुत जल्दी आ जाते हो। तो वापस आए तकरीबन 5 बजे और अपनी तरफ आ गए। कुछ जगह पे हमें मुकाबला हुआ, लकीली हमारा कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। और वहां पे फिर जैसे पिक्चर में दिखाया कि वो हेलीकॉप्टर से जाते, हेलीकॉप्टर का ऐसे नहीं गए थे, हम पैदल ही गए थे। बट आने के बाद मैंने उनको उठाया और सुबह मेरे पास आके उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग किया, और मैंने जो वीडियोग्राफी किया था उसमें तकरीबन गिने कि मेरे एरिया में तकरीबन 28 से 30 उनके मुर्दा शरीर देखे, और बाकी सब कुछ मिला के मैंने देखा कि हमने तकरीबन 82 टेररिस्ट मार दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक भी जवान को कुछ नहीं हुआ था, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है इसके जो समापन हुआ बड़े अच्छे तरीके से हुआ। रोंगटे खड़े हो गए हैं और निशब्द हूं। फिल्म से ज्यादा मुझे लगता है सिनेमा घर में जो रोमांच था उससे ज्यादा रोमांच उन शब्दों में था, क्योंकि वो सैनिक खुद बयान कर रहा है जो वहां था, जिसने संचालित किया सारी कार्रवाई को। और 18 सैनिक के बदले 82 आतंकवादी मार देना, ये आंकड़े नहीं है सिर्फ। जो ये कह रहे थे कि अगर बंबई पर हमला हुआ और इतना खतरनाक हमला हुआ और हमने पूरी फांसी की सजा वगैरह दी, लेकिन अगर हमें, क्योंकि आतंक की अति होती है तो घर में घुस के मारना पड़ता है, और जब घर में घुस के मारते हैं तभी इस तरह की आतंकी गतिविधियां रुकती हैं। यही साबित हुआ इस कार्रवाई से। उसको अंजाम देने वाले जोरदार तालियां बजाइए जो पूरी, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। 2019 में एक और बार करना पड़ा। सर, फिल्म के कुछ मिथ तो आपने बस्ट कर दिए, ठीक बात है, फिल्म बनाने के लिए थोड़ी नाटकीयता जरूरी होती है। एक दर्शक के रूप में मेरी भी जिज्ञासा थी, क्या एनएसए ऐसे हर बार फोन करके फोन तोड़ देते हैं क्या? ये सब चीजें जो होती हैं मेरे ख्याल से सब दिखाने के लिए होता है। ऐसे हर एक बार तोड़ना वगैरह, जैसे मना वो गरुड़ घूमना या कोई लड़की ड्रिंक करती है और उसको पकड़ के मारते हैं, सब हुआ नहीं है, ऐसे नहीं हुआ है। ये बिल्कुल प्लेन सिंपल जो है, एज अ सोल्जर जाके मारना, अंदर जाके और वापस आना, ये हमारा काम, और जल्दी जाते हैं। सब चीजें जो है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से मेलोड्रामेटिज्म करने के लिए थोड़ा सा हुआ। इससे फिल्म का रोमांच थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सच का रोमांच, सच मानिए, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि फिल्म में कोई जान दांव पे नहीं होती। अपने 35 सैनिक अगर भेजे हैं तो बिना खरोंच के उनको वापस लाना क्या होता है, ये वो कमांडर समझ सकता है जो यहाँ चिंता में बैठा है कि मेरे आदमी गए और किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, और वो जीत के आएंगे, विजयी भव के साथ आएंगे। फिल्म में वो खतरा नहीं होता, इसलिए वहां पर थोड़ा सा रोमांच पैदा कर दिया जाता है। सच के जीवन में तो जान हथेली पर होती है। जैसा इन्होंने बताया है, खुद भी ये मोर्चे पर उसी तरीके से जान हथेली पर लेकर लड़े थे। राजौरी में एक सैनिक के रूप में आतंकवादियों से लड़ते वक्त सर घायल हो गए थे। सर, मैं चाहता हूं कि वो किस्सा भी थोड़ा दर्शकों को, क्योंकि उस पर फिल्म नहीं बनी है, लेकिन आप मंच पर साक्षात कैसी मुठभेड़ थी, कैसे हुआ, आप घायल हो गए, जान हथेली पर लेकर लड़े और कई आतंकियों को मारा, तब घायल हुए। ये किस्सा है कारगिल वॉर का, ऑपरेशन विजय में। आप लोगों को पता होगा कि पहले जब वॉर शुरू हुआ था, अप्रैल मई में वगैरह, तब हमारी हर जगह पे हार हो रही थी, हम जीत नहीं पा रहे थे। तो मैं राजौरी की तरफ था, पीर पंजाल के इस तरफ, तो वहां पे हमें बोला कि इधर हमले करो ताकि उधर का प्रेशर कम हो जाएगा। एक टैक्टिक्स होती है,
आर्म फोर्सेस में हायर लेवल के ऊपर। तो मैं तब कर्नल था और मेरे नीचे 1000 लोग थे। मेरी बटालियन थी पंजाब रेजिमेंट की, एक बटालियन। तो हमें बोला कि राजौरी के एरिया में जाके छोटे 500-600 मीटर एक पोस्ट थी, उसको जाके डिस्ट्रॉय करके आ जाओ। और ऐसे 6-7 काफी लोग डिस्ट्रॉय करते थे, ज्यादा अंदर नहीं। तो वो रात को मैंने 27 जून को, मेरे को याद है, हम गए, वो डिस्ट्रॉय किया, उनके जितने जवान थे मार दिए और वापस आए। तो इसमें जब वापस आ रही थी, दूसरी जो उनकी चौकी थी, उन्होंने हमको देखा और उन्होंने आर्टिलरी फायर डालना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। तो हम नाले में फंस गए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नाले में फंस गए और पत्थर के पीछे पीछे छुपने लग गए। तो एक ऐसे धाड़ में अगर तुम्हारे पर गोला गिरता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है, इतना आवाज आता है कि बस हिल जाता है आदमी। तो जब गोले गिर रहे थे तो पत्थर के पीछे था, तो मेरे एकदम खून निकलना शुरू दिखाई कि खून ऊपर, तो जैसे जो फाउंटेन होता है उसकी तरफ, फव्वारे की तरफ ऐसे जा रहा है। तो मेरे पास जो मेरे प्रोटेक्शन थे, रेडियो ऑपरेटर था, मैंने कहा यार किसी को गोली लगी क्या? मैंने कहा देखो कितना खून है। तो सबने चेक किया, अपना में ठीक ठाक है। तो फिर मैंने देखा कि मेरे इधर है, तो पूरा मेरे छाती में लगी थी पूरा और उसको जा रहा था। तो मैंने कहा इतना खून निकलेगा तो अभी तो बच नहीं सकते, अंदर भी वापस भी जाना है, 2.5-3 किलोमीटर फायरिंग भी हो रही है। तो मेरे जवान सब सरदार थे, तो उन्होंने अपनी पकड़ी निकाली, छाती में पूरी बांधने की कोशिश की, फिर भी इतना बड़ा खून बंद नहीं होता है। तो मेरे थोड़ी सांस फूलने लगी और मैंने सोचा अभी अपना अंत आ गया यहाँ पे। लेकिन इन जवानों ने मेरे को उठाया और अपने कंधों के ऊपर इतने शेलिंग में लेके गए, शेप में अपनी एरिया में आ गए और मेरा डॉक्टर आ गया। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि भाई डॉक्टर, मेरे पास टाइम कितना है? तो वो बोला सर कैसे बात करते हो, आप बच जाओगे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे पता है कि भाई इतना खून बने ना, तू बचा सकता है ना मैं बच सकता हूँ, ये तो है, बट मेरे को 2-3 चीजें पता ना। हमारे पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता था, तो मेरे पास, मेरे को याद है कि 10,000 रुपए का एफडी था। तो मेरे वाइफ को पता नहीं था कहाँ पे, उन्हें कि कम से कम उसको पता चलना चाहिए कहाँ पे। इतना तो उसके हस्बैंड ने लाके उसको रखा है, कुछ बिल्कुल बैंक बैलेंस है। तो मैंने बोला देख, मेरे वाइफ को बताना कि ऐसा नहीं कि दुख नहीं, दुख तो हो रहा है बहनी और जा रहा है, बट ये तो कभी ना कभी होना था। तो बोलना कि आई हैड गॉन इन दैट मैनर, कि उन्होंने, उनको पता था और जा रहे हैं करके। और मेरे 2 बेटियां थी, तो मैंने उनको बोला कि इनको डॉक्टर बनाना है, कैसे भी करो उसको बोलो। तो और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और वो मुझे उठा के लेके आए, फिर पूरी ट्रेन लेके दिल्ली में लेके आए और मैं बच गया। तो ये है कि अगर तुमको भगवान बचाना चाहता है और तुम अपना काम कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि तुम्हारी मौत मुश्किल होती है। सर, एक तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता ही है, दूसरा आपको उड़ी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी ना सर, तो ऐसे कैसे उस वक्त आप चले, इसलिए आपको होना था। और आज हमारे साथ अमर उजाला के संवाद के मंच पर भी बात करनी थी। और आपकी उसकी एफडी पैसों की कम हो सकती है सर, पर देश के लोगों ने जो आपको सम्मान दिया उसकी एफडी अटूट है और बहुत बड़ी है। वो एफडी बहुत बड़ी है। पैसों की एफडी तो बहुत कमाते हैं सर, सम्मान की एफडी सैनिक के लिए सबसे बड़ी है और वो रहेगी। हमारा भी सलाम है उसके लिए, आपने जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा की। भावुकता है, मैं समझ सकता हूं, ये निस्तब्धता है, ये शक्ति है एक सैनिक की। मैं सर से बात कर रहा था कि कैसे वॉर स्ट्रेटेजीज बदल रही हैं और उस पर कुछ मंच से आना चाहिए। इंटरनेशनल वॉरफेयर चेंज हो रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो जितनी तोप से, बंदूक से, हवाई जहाज से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन से लड़ी जाती है। इजराइल और हमास के युद्ध में भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल वॉर विच इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। क्या लगता है हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में अभी कहां पर है? और ये जो नई युद्ध नीतियां बनी है, इसको लेकर हम कितने सजग हैं? हमारे यहाँ कोई छोटी घटना होती है और आईएसआई से लेकर और दूसरों के इतने सारे हैंडल और यूट्यूब चैनल्स बन जाते हैं और एक तरह का नया नैरेटिव गढ़ा जाता है। क्या कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत थोड़ा पीछे है या हम उसके लिए इक्विप्ड हैं? एक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में सर उसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपना दुश्मन कौन है और उसके पास कितनी ताकत है।
और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। तो आज के हालात में हमारे पास दो शत्रु है, उसमें से एक शत्रु पाकिस्तान है, उसको एक्चुअली शत्रु नहीं मानता, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि अपनी ताकत उससे अभी इतनी बढ़ गई है। मैं ये ऐसे जोश के नहीं बोल रहा हूँ, मैं होश में बता रहा हूँ कि अपने देश को पाकिस्तान से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो उत्तर में जो शत्रु है उसको हम ध्यान रखें। चीन की बात कर रहे हैं। चीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें है। लेकिन जो 62 में हुआ था और जैसे चीन सोच रहा है कि वैसे भारत के ऊपर करेगा, तो वैसे होगा नहीं। मैं इसे दो उदाहरण देता हूं। मैं एक डोकलाम आपने सुना, 2017 दिसंबर में हुआ था डोकलाम। तो उस टाइम पे 32 और 34 दिन तक हम उसके सामने लगे रहे, और उसके बाद में चाइना वापस चला गया कि बोलता है ठीक है तुम अपनी जगह पर हो, स्टेलमेट हो गया ना। चाइना ने ऐसे किया, ये नहीं कि वो अपने बहुत अच्छा आदमी और बहुत अच्छा नेबर है वगैरह, वैसे नहीं है वो। अगर आप वो एरिया देखो जहां आ गए थे, वो क्या ऐसे सैक होता है, ऐसे आता है, और एक जगह पे अपना रोड है असम जाने वाला, और वो अंदर आता है, एक जगह भूटान, एक जगह सिक्किम। और अभी मैं प्लान्स नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि अगर हमने अपने प्लान्स किए, अगर उसको कार्रवाई की उसके ऊपर, तो पाकिस्तान जो चाइनीज अंदर आए थे वो पूरी तरह से पकड़ में आ जाते और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी बदनामी हो जाती, और इसलिए वो चला गया। और ये उसको अभी पता, और 32-34 दिन पूरे हथियार वेपन्स के ताम डटे रहे, और उसको हमारी कैपेबिलिटी, काबिलियत की पता चल गई। दूसरी बात, अगर चाइना आता है, आप अगर उसको ज्योग्राफी देखोगे तो अंदर से उसको बीजिंग से लेके आते आते तिब्बत से आना पड़ता है, और तिब्बत अपनी एक लाइन है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे पैरेलल फ्लो करती है और अंदर आती है। उनकी जगह पे वो सांगपो बोलते हैं। तो वो जगह जगह पे जहां पे टूट सकती है तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि हमारी कैपेबिलिटी हम तोड़ने की है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, अभी हमारे पास जैसे बोल रहे हैं, जैसे योगी जी ने सुबह बताया था कि हम उभर रहे, तो मनी मेक्स द मेयर गो। म्हणजे बड़ी आज जो आदमी है उसको जो आर्मी चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तो इसलिए अगर अभी अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी तो 50 कॉर्डन का एयरफोर्स हमारे पास होगा, तो हम भी कम से कम 50 नहीं तो 40 तो बना सकते हैं कि राफेल खरीद रहे, सब कुछ खरीद रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो वॉर है, टेक्नोलॉजिकली वी आर कंपैटिबल। अब भारत का हाथ धरने वाला दुनिया में कोई नहीं है, मैं यकीन के साथ कहता हूं। अभी AI वगैरह सबके साथ हम भी आगे आ गए, और ये चाइना को पता है। अपनी सबमरीन्स अगेन कहाँ जाती है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सही जगह पे जाती है और वो उसको पता है। तो अगर वॉर हो जाता है तो ये नहीं कि हम जीतेंगे, बट हमारा नुकसान होगा, बट उतना ही नुकसान उसका भी करेंगे। तो ये इसको पता है। तो ये मैं आपको, देशवासियों को, फोर्सेस की तरफ से बताना चाहता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। चूंकि आपने आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात की और सेना को बेहतर उपकरण, साजो सामान की बात की, तो निंबोरकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम चली है आत्मनिर्भर भारत वाली, और उसी के तहत सेना की आत्मनिर्भरता की, और कई सारा ऐसा सामान, ऐसे हथियार, ऐसे उपकरण जो हम बाहर से लेते थे, वो सेना को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने की भी शुरुआत हुई है। इसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन इसका क्या रणनीतिक महत्व है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उसका क्या है, किस स्तर पर वो काम हो रहा है। क्योंकि पैसे की आपने बात की, लेकिन पैसा हमारा ज्यादा खर्च हो रहा था विदेश से सामान लेने में। पैसा था, ऐसा नहीं, लेकिन अगर यही बनेगा तो शायद पैसे की बचत भी होगी और वही सामान मिल भी जाएगा। ये मैं बता सकता हूं कि मैं इसी में आर्मी के, जब मैं रिटायर हो गया हूं, तो इंडियन आर्मी के लिए मैं पूरी इक्विपमेंट, वेपन्स, एमुनेशन, ये सब खरीदने के लिए इंचार्ज था। मेरे पास तकरीबन 21,000 करोड़ का बजट था। और 2016 में मैंने जब ये जो स्ट्राइक करने के बाद मैं गया यहाँ पे, तो देखा था हमारी हालत काफी खराब थी। और ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कितनी खराब थी, बट ये जानिए कि हमारी हालत अच्छी नहीं थी। और उस समय
हर साल अपने इसके मेंटेन करने के लिए, फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते थे, जो एम्युनिशन वगैरह से। लेकिन अभी जो रणनीति बनी है उसकी वजह से हमने ये तकरीबन पूरा बंद कर दिया, कब 31,000 करोड़ के ऊपर लाया है। और उस समय हमारा एक्सपोर्ट था 135 करोड़ का था जी। आज अपना एक्सपोर्ट बढ़कर 21,000 करोड़ का हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट। बहुत बड़ी बात है। और अगर यही चलता रहेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 साल में हम आत्मनिर्भर तो बन ही जाएंगे। किसी के ऊपर भरोसा, ये अपना डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर बन जाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक छोटी सी, नॉट छोटी सी, बड़ी, अबाउट 24,000 करोड़ की कंपनी है, बड़ी, बहुत बढ़ गई है। तो हम 5 साल 2016 में HMX करके एक एक्सप्लोजिव होता है, वो इंपोर्ट करते थे और वो हमको जो 1,000 रुपए की चीज है वो 10,000 में देते थे। आज वही HMX भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और उसी कंट्रीज को, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हम कर। तो ये जो है आत्मनिर्भरता जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट, हमारा फौज के लिए ए गवर्नमेंट बी गवर्नमेंट सब बराबर है, बट जिसने जो किया है, हम बोलते हैं ना, गिव द डेविल इज ड्यू, जिसने जो किया है उसको ड्यू जरूर मिलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने किया है आत्मनिर्भरता, इसके फायदे बहुत हो गए। और स्पेशली आर्म फोर्सेस के ऊपर आत्मनिर्भर बनने के बाद हमें कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कुछ समाचारों को सरसरी नजरों से पढ़कर छोड़ देते हैं, आप आंकड़े पर गौर कीजिए। 135 करोड़ का केवल हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस का, और वो 21,000 करोड़ पर अगर चला गया है। हमारे देश में पहले हथियार और उपकरण खरीदे जाते थे, हम बेच रहे हैं दुनिया को, और हथियार अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है दुनिया के विकसित देश उनका, उससे बड़ी कमाई करते हैं। और ये माना भी जाता है, कहा भी जाता है, और सर पीछे की रणनीति समझते होंगे कि बड़े देश तो कई बार छोटे देशों में, अविकसित देशों में इसीलिए युद्ध जारी रखते हैं ताकि उनके हथियार बिकते रहें, उनके हथियारों की सप्लाई और हथियारों का बिजनेस और जो उनकी वेपन्स लॉबी है वो फलती फूलती रहे। और इस वेपन्स लॉबी ने कई दफे भारत जैसे देशों में भी अपनी पूरी जमावट करके उन हथियारों को खपाने की कोशिश की। उस शिकंजे से न केवल हम बाहर आ रहे हैं, बल्कि अपने यहां से 135 करोड़ की बजाय 21,000 करोड़ के हथियार उपकरण बेच रहे हैं, जो आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे। सर, आने वाले समय में आप 3 बड़ी जरूरतें कौन सी देखते हैं भारतीय सेना की, जो हमको लगता है कि अब ये हो गया, हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं, ये जिनको पूरा करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो संवाद है, हमने 75 साल पूरे किए हैं हमारे उजाला ने, और हम 25 सालों के रोड मैप की बात कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए जो 100 साल हमारे पूरे होंगे, क्योंकि भारत का भी आजादी का अमृतोत्सव चल रहा है, हमने मनाया अभी, और अब हम भी 100 के सफर की तरफ जा रहे हैं। स्वर्णिम शताब्दी जिसको हम कह रहे हैं, अमर उजाला के लिए भी है, भारत के लिए भी है। इस स्वर्णिम शताब्दी के जो अगले 25 साल हैं, डिफेंस का रोड मैप क्या होना चाहिए सर? देखिए, डिफेंस का रोड मैप, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता है, ठीक है। दूसरी जो चीजें हैं, जब डिफेंस में बदलाव जो लाए हैं, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे CDS है, पहले CDS, कारगिल वॉर के बाद CDS की कहानी शुरू हो गई थी, लेकिन 2020 तक CDS हुआ नहीं, और अभी होने के बाद इसका बहुत फायदा। क्यों? अगर कारगिल वॉर, आपको पता है, सबसे पहले आर्मी लड़ रही थी, एयरफोर्स था ही नहीं अंदर। अगर बोले कि तीनों कंबाइन होकर लड़ने से ही तो फायदा होगा, लेकिन इनका मिलाप नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन CDS होने से हो जाएगा। इज अ बिग स्टेप ये गवर्नमेंट ने जो लिया है। दूसरी चीजें, अगर इसके ऊपर काफी हंगामा हुआ है न्यूज़पेपर्स में, काफी लोगों ने स्ट्राइक्स किए अग्निवीर का। तो अग्निवीर के 2 चीजें, अगर ये 25% रिटेन करते हो, 75% छोड़ते, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो स्कीम जो है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होगा कि काफी सारे लोगों को आर्मी के बारे में पता चल जाएगा, थोड़ी डिसिप्लिन आएगी, और हर एक आदमी 4 साल के बाद निकले तो उसको 21-22 लाख उसके हाथ में होंगे, तो कुछ ना कुछ कर सकता है, उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ड्रॉप हो, तो उसका फायदा तो होगा। उसका एक बहुत ही निकम्मा होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी है जो इन्फेंट्री बटालियन कमांडर है, मैं पीस में होता तो मेरे पास 1000 आदमी होते, और जब मैं सियाचिन पे जाता हूँ, अगर ये पुरानी जो रिक्रूटमेंट चलती आ रही है इन्फेंट्री में, तो उसमें 200 का आदमी तो हाइपरटेंशन और इसके नीचे रह जाते हैं।
तो बाकी ये 200 का काम बाकी लोगों को करना पड़ता है, तो उनके ऊपर प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो फिर बाहर से मंगाने पड़ते दूसरी यूनिट से। और काफी सारे, टू बी वेरी फ्रैंक, हर एक आदमी बराबर नहीं होता है। हमारे इसमें भी जो हम अपने पंजाबी में मकरा बोलते हैं, उसको मकरे आदमी होते हैं, यानी काम चुकार जो बोलते हैं, तो वो भी होते हैं, वो भी जाना नहीं चाहते। पर अगर ये अग्निवीर स्कीम है तो मोटिवेशन आएगा उसको। लेकिन एक ये मेरा सुझाव है कि 25% के बजाय उसको 50% करना चाहिए। ये बड़ी दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बात हो गई, जैसे अभी बदलाव आया है कि गर्ल्स इन द डिफेंस फोर्सेस। अब डिफेंस फोर्सेस में गर्ल्स लाने से सोशल वैल्यूज तो बढ़ी जाएगा, सोशल फायदा हो जाएगा, पर डिफेंस में भी जो काम है, जो पीछे रह के कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन है, इंजीनियर है, ये सब एक गर्ल्स कर सकती है। फाइटर पायलट्स के उस पर भी कर सकते हैं। जैसे मेरे जैसे इन्फेंट्री वहां नहीं जा सकते और ना भी जाना चाहिए, लेकिन ये सब मेल मिला इंटीग्रेट करते ये, और इसकी बहुत बड़ी बात होगी। और लास्ट पॉइंट, हमें अभी जो इंडियन आर्मी के जैसे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में पूरी दुनिया में हमारे जैसे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। और इसके साथ में मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। जरूर सर। कि मैं मेजर था बारामूला में, 1992 की बात है। और उस टाइम पे हर एक घर से, वहां पे कोई पुलिस नहीं था, कोई जुडिशरी नहीं थी, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन। सब हर एक के लगता है कि कल आजादी मिलने वाली है। इनफैक्ट हालात ऐसे होते थे कि बारामूला में फ्राइडे को पूरी आजादी की परेड चलती थी, पाकिस्तान के झंडे होते थे, हर एक घर के ऊपर झंडा होता था। और वहां पे अगर ब्रिज से जाते, जो लोग गए होंगे, वहां पे एक ब्रिज है बारामूला से जाने के लिए, वहां ब्रिज के ऊपर वीजा सिस्टम था। अगर जाना है तो उनका वीजा लगता था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आजादी मिल गया हिस्सा है, ये नहीं जा सकते। तो हम ही लोग जाते थे, फायर फिर करके निकल, हर रोज फायर होते, हालत पूरी थी। ये जनरल ये उस टाइम पे मेरी कंपनी थी। एक कंपनी मीन्स 100 आदमी होते कंपनी में। एक जंगल में थी, राजवाड़ फॉरेस्ट। और वहां पे उस टाइम पे 93 के आसपास, 93-94 के, ये अफगानी वगैरह आना शुरू हो गए थे। जो लोकल टेररिस्ट थे वो कम होने शुरू हो गए थे, अफगानी आ रहे थे। तो उस टाइम पे एक बहुत वैसे सुनने में आया था कि प्रोपोगंडा था कि बेटा 7 फुट का आदमी है, एक पूरा बकरा खा जाता है और ये सकता है। और उसने काफी टेरर फैला हुआ था। और हमारे फोर्सेस के ऊपर कम से कम 3 से 4 एम्बुश किए थे, हमारे काफी नुकसान किया था उसने। तो हमने भी फैला दिया कि लोगों के बीच में कि हम भी इसको मारेंगे, मारने के बाद छोड़ेंगे नहीं वगैरह। तो ये दूसरे वो जो गेम था चलता रहा। और वहां पे हमारे पास जो होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले एजेंट्स होते हैं, कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा आपको, हर एक अपना अपना तरीका होता है। तो एक मेरा अच्छा सोर्स था, वो आ गया शाम को कि साहब इसका नाम हमने चाचा अफगानी रखा था, अफगानिस्तान से आया था। ये बोलता है साहब चाचा अफगानी है, उसको हम मारेंगे, और ये बता रहा है कि वो गांव में आया हुआ है। तो वो 6 किलोमीटर दूर होगा, उससे कम ही होगा, और जंगल में पूरा। तो मैंने यहाँ पे 15 आदमी रख दे बेस के ऊपर, MMG वगैरह साथ में, और बाकी लेके मैं चला गया एक ऑफिसर के साथ में। जब वहां गांव में पहुंचा तो वहां घरों में हमने कॉर्डन लगाया। और कॉर्डन करने, हर एक सर्च करना पड़ता है, तो आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर जो भी अंदर जाएगा, हो सकता है अंदर हो तो फायर करेगा, तो काफी देर लगता है। कि कहने का मतलब है कि छोटा ऑपरेशन जो होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और काफी कैजुअलिटीज हो सकती है। तो जैसे मैं बैठा अपना रेडियो सेट वगैरह लगा के गाँव के बीच में, तो मेरी जो पार्टियां जा रही थी, तो सडनली मेरे दिमाग में कुछ हो गया, अभी क्या हो, कैसे हुआ, मैंने सबको बोला कि बंद कर दो, ऑपरेशन बंद कर दो और अपने कंपनी की तरफ भागो। तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मेरे को किसने बताया करने के लिए, क्यों आया, क्या कोई रीजन नहीं। तो सब आ गए मेरे पास में कि साहब ये तो चाचा अफगानी मिलेगा नहीं, ये इतना बड़ा मौका है, बाद में नहीं मिलेगा, फिर मुश्किल, और नाम भी हो जाएगा, आपने इसको मार दिया। तो हमने कहा कुछ नहीं, चलो देखेंगे बाद में। और वहां जाने के बाद मेरी जो पूरी कंपनी थी, तकरीबन 300 से 400 टेररिस्ट ने घेरी हुई थी और उनके ऊपर फायर कर रहे थे। अगर हम आधा घंटा और नहीं आते तो उनका एम्युनिशन खत्म हो जाना था, उनको पकड़ लेना था और हर एक को मार देना था। इसके पहले कुछ अबाउट महीने पहले एक ऐसे ही हुआ था, हमारे 5 जवान, 2 अफसर 3 जवान ऐसे ही उन्होंने घेर रखे थे एक जंगल में, उनको पकड़ा था
और एमिनेशन खत्म होने के बाद बेचारे पकड़ लिए गए और उनको ऐसे टॉर्चर करके हर एक उनको उनकी स्किन निकाल दी। और स्किन निकालने में वो जो इतना पे रुके नहीं हो, ऑडियो उस टाइम पे ऑडियो टेप्स गोल गोल वाले नहीं होते, ऑडियो टेप्स के ऊपर ऑडियो किया और हमारे पोस्ट के बाहर फेंक के चले गए, देखो। और उसके ऊपर लिखा था कि ऐसा हाल करेंगे हम तुम्हारा। और ऐसे था कि हम उनकी बॉडीज भी घर में नहीं बेच सके। और वो करके ऐसे, और मेरे जवानों का ऐसे हाल होना था। तो ये मेरे दिमाग में क्यों आया कैसे आज तक मैं नहीं बता सकता। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई भगवान की कृपा है, उस टाइम पे आ गया और ये आता रहता है। तो ये मैं एग्जाम्पल ऐसे दिया क्योंकि मैक्सिमम हमको एंटी टेररिज्म के ऊपर चलता रहेगा, ये बंद होने वाला है नहीं। आज इधर कल उधर, ईस्ट में नागालैंड कोहिमा, ये चलता है। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और ऐसे हम इससे सबसे एक्सपीरियंस से निकल के इंडियन आर्मी काफी सख्त बन चुकी है और हम अभी कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। जो बात निंबोरकर साहब ने कही, किस तरीके से हमारे जो सैनिक लड़ते लड़ते संघर्षरत हो गए और उनके साथ अत्याचार हुए, सिरन उड़ गई। और इसलिए पंक्तियां याद आई। निंबोरकर साहब, चूंकि आपने कहा मेरा अगला प्रश्न था, लेकिन आप बारामूला की घाटियों से कश्मीर से घुमाकर ले आए अपने एक संस्मरण के माध्यम से। 370 हटी है और उसके बाद हालात बदले, इसकी बात होती है। आपने लंबे समय तक कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं, आतंकवाद से लड़े हैं, जूझे हैं। 2 किस्से तो हमने अभी सुन लिए हैं आपके। आपको क्या लगता है, अभी फिर भी कभी कभी कोई घटना होती है कि हमारा एक सैनिक वहां पर फंस गया आतंकवादियों के बीच में? पहले जितना नहीं सुनाई आता, पत्थरबाजी नहीं सुनाई आती। मुझे लगता है बारामूला का जो पुल वाला वीजा है, ये भी अब बंद ही हो गया होगा। अभी किस तरह से हालात बदले, और चूंकि आप कश्मीर को समझते हैं आगे, क्योंकि जम्मू में हम संवाद करके आए हैं, इस पे हमने बात भी की थी, उसके बाद हमारा लखनऊ का संवाद हो रहा है, तो वहां के हालातों को लेकर भी आप चूंकि वहां रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मेरे 40 साल में से मैंने 17 साल नौकरी जम्मू एंड कश्मीर में की है। मेरे हर जगह पे क्या कैसे पता है। और मेरा यही मानना था पहले भी कि अगर कश्मीर का प्रॉब्लम हल करना है तो 370 हटाना ही चाहिए। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बात किया है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई कश्मीर में कोई गरीब नहीं है। गरीब तो यहाँ पे है, जो मेरे गांव के पास में जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पे खाने का नहीं मिलता, वहां पे वहां पे अगर मेरे पास एक औरत काम के लिए आती थी घर में, तो वो रोने लगी कि साहब हम बहुत गरीब है और हमको खाने को नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्यों, खाने हर ले जाओ खाने के लिए। नहीं, आज हमने सिर्फ पनीर खाया है। तो मतलब फिर तो बोलता मीट नहीं खा सके बच्चे। तो ये उनका गरीबी का जो डेफिनेशन है ये है। सो कश्मीर में कोई गरीबी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि उनको इट्स बेस्ड ऑन रिलीजन। वी हैव द सूनर वी एक्सेप्ट बेटर इट इज। यानी ये 370 हटाने से हो गया। मेरे को काफी लोग लेक्चर में बोलते थे कि अभी 370 हट गया, क्या टेररिज्म बंद हो जाएगा? तो ऐसे नहीं कि बटन दबाए और लाइट चालू हो गया, ऐसे नहीं। इसको टाइम लगेगा, 10 साल, मे बी 15 ईयर्स। बट उसके बाद आप देखेंगे कि जरूर कहीं ना कहीं फर्क पड़ गया होगा। और अभी भी 2-3 साल में आपको देखेंगे काफी फर्क पड़ गया। जो हालात हमने फेस किए वो अभी काफी मात्रा, जो हमने 100% फेस किए तो अभी सिर्फ 20% रहेंगे। और ये भी खत्म हो जाएंगे 10 साल। बहुत आशावादी बात है। हमको लगता है कि कश्मीर सचमुच वो सुख और सुकून की शांति देख पाए, और वहां पर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है जिस जमीन को, लेकिन आपने बहुत अच्छे से परिभाषा दी कि एक मांस न खा पाने और उसकी जगह केवल पनीर मिलने की गरीबी, और एक वो गुर्बत है, एक वो गरीबी है जहां पर 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती किसी को। इसका अंतर ही हमें बताता है कि हालात किस कदर खराब थे। सर, अब मैं आपकी उस शुरुआती जिंदगी पर आऊंगा जिसकी हमने बात की थी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि विदर्भ के एक किसान परिवार में जन्म लेकर आपको सेना में जाने का ख्याल कैसे आया? क्यों सेना में आ गए आप? ये बहुत क्या बोलते हैं, हर एक की डेस्टिनी होती है, वो नियति लिखा होता है, हर एक हमने जाना है।
मैं जिस गांव में पैदा हूँ उस गांव में ना सड़क थी जब हम 1958 में पैदा था, ना कभी रेडियो देखा था, हमने शूज भी नहीं देखे थे, मैंने कभी शूज पहने ही नहीं थे। तो गांव में सभी ऐसे थे, बिना शूज के घूमते थे। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया तब मैंने पहली बार शूज देखे, तो मैंने पहनना कैसे है, तो एक लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ रखता था, राइट का राइट की तरफ रखता था, कोई चेंज हो गया तो इसमें कंफ्यूजन। ये हमारे, हमने कभी साइकिल भी नहीं देखी थी, बस और ट्रेन तो दूर ही है। ऐसे गांव में से निकला था मैं, लेकिन वहाँ पे एक ये है, तो वहाँ पे जो भी सिखाते थे उस टाइम पे बड़े सिंसियरली टीचर्स होते थे। तो जो सैनिक स्कूल मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बोर्डिंग स्कूल था, उसका ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, तो होगी और मैं पास हो गया उसमें और मैं निकला। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑफकोर्स फिर पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया, और फिर मैं वहाँ पे हर एक आदमी आर्मी में या नेवी में ऑफिसर बनता है, तो उसमें भी हम चले गए, और फिर तो कोई पीछे मुड़ के देखने की बात ही नहीं थी, और फिर चलते गए। तो ये एक डेस्टिनी सी, ऐसे छोटे से गांव से मैं कैसे गया हूँ, मेरे को भी अचंभा लगता है कि कैसे गया हूँ मैं। उसके मेरे आने के बाद मेरा भाई भी फौज में एयरफोर्स ऑफिसर बन गया, मेरा छोटा भाई नेवल ऑफिसर बन गया, मेरी बेटी भी नेवल आर्मी ऑफिसर है, मेरा जामाई भी, तो सब जो परिवार का परिवार पूरा आर्मी में। मेरे फादर थे, वो फार्मर थे, खेत में काम करते थे, तो ऐसे परिवार से होते निकले। तो ये नियति का खेल है, जो जिसको जहां होना है वहां होता है। नियति का खेल है। और सुबह से सत्र बहुत अच्छे चले संवाद में, लेकिन एक जो परंपरा हमारी थी जिस पर हम शुरुआती सत्र में समय का बहुत दिक्कत थी हमें, और हम उसको नहीं निभा पाए थे वादे को कि हम सवाल लेंगे। कोई सवाल हो सर के लिए तो मैं जरूर इस वक्त एक दो सवाल लेने के लिए आऊंगा, हालांकि कुछ है समय का इशारा, लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक बातें, अपने जीवन की सब घटनाएं बताई। मेरे एक दो सवाल हैं बाकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो शिकायत ना हो कि आपने सामने से श्रोताओं के, दर्शकों के सवाल नहीं लिए। तो कोई पूछना चाहे तो हाँ जी जरूर। माइक दे दीजिए प्लीज इवेंट्स टीम। अच्छा चल दे, इसको चालू कर दो। आइए इधर इधर इधर। सर सर्वप्रथम तो सादर अभिनंदन, क्योंकि आपकी स्टोरी सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए हमारे। मैं बस इतना जानता हूं कि हम बेसिकली, मैं फार्मर कम्युनिटी से हूं और आईटी कानपुर से पास आउट हूं, और एग्री इंटरप्रेन्योर बिजनेस जो है कई सारे चला रहा हूं। तो हमारे युवाओं के लिए आपका एक छोटा सा संदेश क्या होगा, जो हम जैसे लोग देश के लिए जो समर्पित हैं और डिफरेंट एरिया में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? संदेश एक छोटा सा। और यूथ के लिए, या यूथ के लिए, यूथ के लिए। देखिए, मैं तो हमेशा यूथ, अपने भारत के जो भविष्य है यूथ के हाथ में। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूं। मैं बोलता हम अपनी बैटिंग करके निकल गए, अच्छी तरह से कर दिया, अभी तुम्हारे हाथ में, जो कुछ कर रहा है तुम्हारे हाथ में। और बट यही बताना चाहता कि अपने देश आज जहां खड़ा है, मैं काफी देशों में, 50 देशों में घुमा हूं, मैं देखा हर एक, जो अपना देश यहाँ पे खड़ा है, और जो अपनी मैन पावर है, जो यूथ की मैन पावर है, यूथ बल जो अपने पास में अगर इस्तेमाल किया जाए, तो हमको अगले 10 साल में महासत्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। यस सर प्लीज, इधर माइक दीजिए। Sir, my question, sir, आज की स्पेशली इन डिजिटल एज, जहाँ पे लोगों को चाहिए इंस्टेंट एवरीथिंग सोल्यूशन, सर हम कैसे एक यूथ, स्पेशली द जेन जेड जिसको बोलते हैं, जनरेशन जेड, जो 2000 साल के बाद पैदा हुए, उनको कैसे सिखाए कि डिसिप्लिन है, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, और देश के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है कंट्रीब्यूट करना। ये मैंने हाफ जवाब तो तकरीबन दे दिया, लेकिन मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है और एक सजेशन है। एक तो जैसे ये अभी अग्निवीर चल रही है, इसमें से काफी लोग फौज में जाएंगे और बाहर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनको डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस का हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है जिसकी वजह से हमारे देश में काफी जो हायर लेवल के ऊपर फायदा हो जाएगा। अगर यूएसए, यूके या कोई भी यूरोपियन कंट्री में देखो, तो उनके जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो हमेशा फौज में नौकरी किए होते हैं। अमेरिका के जो जितने भी ये है
जितने भी केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे बीच में आ चुके हैं, तालियां बजा दीजिए। सत्र चलता रहेगा अभी। केशव प्रसाद जी का अमर उजाला संवाद में स्वागत है। सर प्लीज कंटिन्यू। सो वो जैसे यूएस में है, हर एक प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस में नौकरी करता है। यूके के राजघराने के लोग हैं, प्रिंसेस है, सभी भी उनको जहाज पे नौकरी करना है, तो वो जैसे साधारण सैनिक की तरह नौकरी करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जितने भी हमारे सिविल अधिकारी आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब, इनको कम से कम 3 साल फौज में जरूर बहुत कंपलसरी नौकरी करना चाहिए। और थोड़ा एक आगे भी चलता हूं कि जितने भी हमारे राजनेता है, उनके भी चिल्ड्रन थोड़े से फौज में आने चाहिए। केशव प्रसाद जी सुन रहे होंगे, निम्बोरकर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है मंच से। तो ये हो सकता है बने, बट अगर उसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1-2 साल नौकरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके बारे में पता चलता है और लगता है कि मैंने भी देश ये के थोड़ा लिए बाद में कर किया लीजिएगा हुआ है। प्लीज। ये मैं अभी सोच रहा था कि क्वेश्चन लीडरशिप स्टाइल, एक मैं एग्जांपल देता, एक्सपीरियंस कहता हूं और मैं मेरा वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं 1988 में जियाउल हक की डेथ हो गई थी और उसके बाद एक पाकिस्तानी चौकी काबिज करने का हमको ऑर्डर मिला था, जो मेरे इसमें बताया है। वो द्रास में टेम्परेचर -40 -50 तक जाते हैं और काफी कठिन है। और आप जहाँ गए कारगिल में, ऐसी खड़ी पहाड़ियां होती है और वहां पे ऊपर कोई ये छुपाव वगैरह नहीं होता है। तो हमने कैप्चर तो किया है, लेकिन उनकी एक चौकी 100 मीटर पे हमारे ऊपर थी और रोज हमारे ऊपर फायर करते थे। तो 7-8 दिन में हमारा एक आधा जवान जख्मी होता था कि शहीद हो जाता था। मेरे कंपनी से मैं अब और 3 महीने वहां रहा हूँ और कम से कम 2 जैसे और 8 जवान तो शहीद हो गए और काफी सारे जख्मी हुए। तो सबसे पहले जो था कि हम कैसे लीडरशिप फौज में कैसे होती है, तो हम बंकर जैसे बना रहे थे, तो 10 बंकर थे और आखिरी बंकर में 3 जवान थे और वो स्नाइपर जो फायर करता था उसको मारा। एक जवान को ऐसे गोली लगी इधर और पूरा खून, ऐसे नहीं लगी तो वो मर जाता, ग्रेस करती चली गई और पूरा खून से वो घरवा गया और चिल्लाने लग गया। तो हमने बोला तुम हिलना मत। और हमारे पास वो ब्लैक इसके टेलीफोन होते थे घुमाने वाले उस टाइम पे, मैग्नेटो, तो घुमाया। हमने बोला देख इसमें एक ही तरीका है, अगर हम तेरे पास आएंगे तो हम मर जाएंगे, तू अगर 50 फीट पीछे चला जाएगा तो खाई में चला जाएगा और वो फायर नहीं कर सकते। तो जब हम बोलेंगे मूव करो तो कुछ मत करना, पीछे चले जाना 50। बोलता ठीक है साहब मैं करूंगा। तो मैं और मेरा जेसीओ 2 थे, एक पत्थर के पीछे थे। तो जेसीओ को मैंने बोला साहब हमें यहाँ से यहाँ एक पत्थर से यहाँ हरकत करना पड़ेगा ताकि वो हमारे ऊपर फायर करे। कि एक इसलिए हमने रिस्क लिया कि भाई अगर हम नहीं लेते और उसको नहीं पीछे करते और नहीं वहां से ले जाते तो जवान बोलते यार हमको तो मरने के लिए छोड़ दिया ये। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। और मैं जिंदगी में कभी एक हेलमेट, तुमने देखी हो फौज में पिक्चर में देखते हो हरी सी एक हेलमेट होती है जी, वो पहनने से लगता है कि आदमी मर जाएगा, इतनी भारी होती है। तो मैंने कभी हेलमेट पहनी नहीं थी। तो पता नहीं उस दिन क्या हो गया, तो हेलमेट मैंने पहन ली थी और मेरे साथ एक जेसीओ था, अजीत सिंह नाम था उसका। मैंने कहा अजीत साहब अभी आप पहले शूट करो यहाँ से उस पत्थर के पीछे और तब ये करेगा। तो जैसे मैंने उसको बोला सुरमुख पीछे चल, तो जैसे मैंने बोला वो शुरू हो गया और ये इधर शुरू हो गया। तो पाकिस्तान ने देखा कि ये तो ओपन में क्यों घूम रहा है, तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया, तो कोई फायरिंग नहीं हुई और तब तक ये पत्थर के पीछे भाग के चला गया। अभी मैं खड़ा था कि एक पत्थर के पीछे, अभी उसको पता है दूसरा फंसा हुआ है, तो उन्होंने बहुत फायरिंग शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी आज तो बचना मुश्किल है। तो वो जवान जैसे होता है हमारे, मेरी पलटन सब सीख की थी, बोला साहब वायुगुरु का नाम लेके निकल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर जाने में तकरीबन 50 फुट का फासला होगा। तो डर तो लगता है, मरने से सब आदमी डरते हैं, मैं भी डरा हुआ था। तो मैंने कहा जाए ना जाए, जाए ना जाए, बट मैंने कहा इधर अगर फंसूंगा तो अभी आधे घंटे नहीं तो 1 घंटे के बाद वैसे मर जाऊंगा। तो मैंने बोला भी चलते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर उस दिन मेरा किसी ने स्पीड कैलकुलेट किया होगा ना, मैंने उस दिन हुसैन बोल्ट को जरूर हराया होगा। तो इतना जोर से दौड़ा, उन्होंने फायर दबा के फायर किया मेरे ऊपर और एक गोली मेरे सर के ऊपर ऐसे हेलमेट में लग गई
और आज भी हेलमेट मेरे यूनिट में टंगा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा हो गया हेलमेट ही नहीं तो मेरा इधर मेमोरियल बन जाता। तो कहने का मतलब अगेन, अगर तुम कुछ काम करते हो अपने लिए, अपने बिना इसका करके, तो जरूर ऊपर वाला तुमको बचा देता है। तो दिस इज द थर्ड टाइम आई गॉट सेव्ड, दैट हेलमेट ऐसे स्ट्रेट गई थी इसमें। तो ये मैं बता देना चाहता था। और क्वेश्चन लेने से पहले मैं समझता हूँ कि काफी टाइम हो चुका है सर, अब और मैं एक ही बताता हूँ कि जैसे मैंने सर्जिकल स्ट्राइक में बताया, हमको इतना अच्छा लगा कि पूरे देश में खुशी की लहर थी, फौज को शाबाशी मिल रही थी और अच्छा लग रहा था कि भाई ये कोई हमारा पूरा देश हमारे पीछे है। और मैं मेरा जो अभी सेशन खत्म करना चाहता हूँ कि मेरे बचपन में मैंने एक हिंदी कविता सुनी थी, मैं सीखी थी माखनलाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। उसमें पुष्प कहता कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी प्रेमी माला में मिल प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सर पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सर पर चढ़ूं भालू पर इटलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पद पर देना तुम पे जिस पद मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाएं वीर अनेक। और ये आप लोगों का अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे मैं खुश हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जैसे हमने खड़े होकर अभिवादन किया था वैसे ही खड़े होकर हिंदुस्तानी राजेंद्र रामराव नहीं सकती का अभिवादन, तालियां जोरदार, बहुत शानदार। क्योंकि हमारे जो जनरल्स हैं वो फॉरवर्ड से लीड करते हैं, पीछे से लीड नहीं करते। दैट इज वाई जोरदार तालियां हो जाए। सर थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमने सिर्फ सुनील गावस्कर जी के बारे में सुना था कि वो तेज गेंदबाजों के सामने हेलमेट नहीं पहनते थे। हमारे देश का एक सैनिक भी ऐसा है जो वहां पर जान की जंग लड़ रहा है जांबाजी के साथ और हेलमेट नहीं पहनता था। ये तो आज पता लगा सर। तालियां जोरदार इस बात के लिए, इस तथ्य के लिए जो हमारे उजाला संवाद के मंच पर उद्घाटित हुआ है। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।